ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेल बायोलॉजी आज हमने स्टार्ट करनी है एंड न्यूक्लियस को आज हमने स्टडी करना है। बट बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो अराउंड हियर, सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज इमरान शाह एंड आई एम 20। आई एम फर्स्ट ईयर मेडिसिन स्टूडेंट। आई जस्ट गॉट माई एडमिशन अब्रॉड। और इसके अलावा सिंस द स्टार्ट ऑफ FSC, वेन एवर आई यूज टू स्टडी, मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते थे कि इसको साथ में रिकॉर्ड करके हमें भी सेंड कर दो कि वी कैन रिवाइज इट लेटर ऑन। So I said, why not just record these lectures and upload it over to the internet? But one downside, I have been recording for my friends for so long that I am like too much used to it. And since 12 o'clock, I have been trying to record it more and more professionally. But it's already 3:30 and I am not able to do that. So instead of आप लोग को ये लगे कोई टीचर आप लोग को पढ़ा रहा है, you will be much more feeling like कोई दोस्त हमें गप्पे लगाते लगाते पढ़ा रहा है. So yeah, that's pretty much it. So let's start with the topic. न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं. इसका ओवरव्यू अगर हम लोग लें तो न्यूक्लियस होता क्या है. न्यूक्लियस टेक्निकली हमारे पास एक ऑर्गेनील है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है. तो जस्ट इस एक सेंटेंस से हम लोग कितनी बातें बीच में से निकाल सकते हैं. डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील, ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड. ये चीज़ हम लोगों ने एक और जगह पढ़ी हुई होगी और वो हमने पढ़ा था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस. ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास. सीधा सीधा एक ही डिफरेंस है, मेन जो है, बहुत मेन जो है, बहुत सारे बीच में पॉइंट्स हैं बट जो मेन है वो है कि यूकैरियोटिक सेल्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती. ठीक है, ये इसका सबसे मेन डिफरेंस है. तो इससे हम लोग क्या बात निकाल सकते हैं, क्या नतीजा खस कर सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होगा. तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. ऑलराइट, फंक्शन इसका क्या होता है यार. एक चीज़ तो हमें पता हो, सबको पता होती है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास DNA पड़ा होता है. ठीक है, तो इसने टेक्निकली हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो स्टोर किया होता है. तो इसको और इन डेप्थ पढ़ते हैं. इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं. इसके हम लोग स्ट्रक्चर को आगे जो पढ़ेंगे इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक हम लोग इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको ले लेंगे और फिर इनर कंटेंट को ले लेंगे. तो जो आउटर मेम्ब्रेन से मेरा मतलब है कि सारी मेम्ब्रेन की ही बात कर रहा हूँ. सो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, हियर वी गो. न्यूक्लियर एनवेलप हो गया और फिर हम लोग उसके बाद स्टडी करेंगे न्यूक्लियर कंटेंट को. ऑलराइट, न्यूक्लियर कंटेंट में हम लोग उसके अंदर जितना मवाद है उसको स्टडी करेंगे और न्यूक्लियर एनवेलप इसका सारा आउटर रीजन हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोग इसके कुछ फंक्शंस स्टडी करेंगे. देखिए, फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहले तो वही आ गया जो DNA इसने लिया हुआ है. तो जेनेटिक मटेरियल की स्टोरेज आ गई. ठीक है, मटेरियल स्टोरेज सबसे जो इसका विविड किस्म का हमारे पास फंक्शन आ गया. फिर उसके बाद कंट्रोल सेंटर होता है हमारे पास. ठीक है, कंट्रोल सेंटर कैसे होता है. जो DNA होता है हमारे पास, हम लोगों ने सबको ही पता है DNA के अंदर हमारी बॉडी की इन्फॉर्मेशन होती है. जब बॉडी की इन्फॉर्मेशन है कहीं पे, एक मशीन है वो कहीं से कंट्रोल हो रही है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से पड़ी हुई है, तो वही उसका कंट्रोल सेंटर हुआ. न्यूक्लियस के अंदर वो DNA होता है, तो इसलिए इसे हम लोग कंट्रोल सेंटर कहते हैं. फिर इसके अलावा DNA रेप्लिकेशन, ये भी बहुत क्लियर सा पॉइंट है, इसको अभी आगे डेप्थ में थोड़े पढ़ लेंगे. बट जो DNA रेप्लिकेशन है, जहाँ पे DNA पड़ी है वहीं पे DNA रेप्लिकेशन भी होने हैं. तो दैट इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस कि DNA को रेप्लिकेट करता है. फिर ट्रांसक्रिप्शन आ जाता है. फॉर दोज हु डोंट नो, ट्रांसक्रिप्शन हम लोग टेक्निकली DNA से RNA बनाते हैं. ठीक है, तो उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. इसे भी आगे जाके इन डेप्थ पढ़ते हैं. फिर राइबोसोम्स प्रोडक्शन आ जाता है हमारे पास. ये एक बहुत मेन इसका फंक्शन है. फ़िलहाल इसे नोट्स में राइट करते जाएं एंड आगे जाके इसे इन डेप्थ पढ़ते हैं. और इसके अलावा ये जीन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसका. ओके, सो ये इसके कुछ ऐसे फंक्शंस हो जाते हैं जो कि हम लोग नोट कर सकते हैं. बहुत हमारे जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उसमें हम लोग इन फंक्शंस के बारे में नोट डाउन कर सकते हैं. इसके अलावा ये फंक्शन हम लोग जब कवर करेंगे तो आप लोग के जहन में जो न्यूक्लियस की पिक्चर है वो क्लियर हो चुकी होगी. सो यू वॉन्ट इवन नीड टू स्टडी, बस जहन में जो बैठा होगा वो इंशाल्लाह बैठा ही रहेगा.
ऑलराइट, स्ट्रक्चर पे जाते हैं वापस। न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में हम लोगों ने देखा था। सो न्यूक्लियर एनवेलप को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, ये अगर मैं एक न्यूक्लियस बना लेता हूँ, ठीक है, ये एक मैंने बना लिया न्यूक्लियस, ठीक है, गोल सा न्यूक्लियस बन गया हमारे पास। तो ये इसमें आ जाती है, क्या पढ़ा हमने, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। तो कितनी मेम्ब्रेन्स होंगी, 2 मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है। अगर मैं इसका सही स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसकी मेम्ब्रेन्स में इस तरह सुराख भी होता है, ठीक है। ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन आ गई, ये हमारे पास इनर आ गई, सही है। दोनों के बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, तो कुछ देर में मैं इसको थोड़ा स्क्रीन पे जाके भी एक्सप्लेन करूँगा। बट हम लोगों ने क्या देख लिया, इसके मेन 2 पार्ट आ गया हमारे पास, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। कुछ स्पेसिफिकेशंस इसकी पढ़ेंगे, इतने ज़्यादा डेप्थ नहीं है इस आउटर और इनर में। अच्छा, फिर इसके बीच में हमारे पास ये स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस आ जाती है, ये होगी हमारे पास कोरूरा, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। इसका क्या नाम आ जाता है हमारे पास, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और फिर उसके बाद ये जो पोर्स मैंने कहा था, इन पोर्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये चंद नाम है जो हम लोगों ने किस चीज़ के लिए याद रखना है, इसके हम लोगों ने पढ़ना है जो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्या 2 और चीज़ आ गई हमारे पास, पेरीन्यूक्लियर स्पेस और न्यूक्लियर पोर्स। ऊपर से अगर बताऊं तो न्यूक्लियर पोर्स का जो काम है वो टेक्निकली न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ आएगी या बाहर जाएगी, मतलब ये तो वाज़ेह चीज़ें कि उसके अंदर कोई चीज़ आएगी या बाहर जाएगी, तो उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स का काम होता है। पर न्यूक्लियर स्पेस को हम लोगों ने पढ़ना पड़ेगा, उसको इस तरह नहीं समझा जा सकता। खैर, न्यूक्लियर कंटेंट को भी हम लोग देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर करनी है। तो मेन एंड फॉरमोस्ट क्रोमेटिन, ऑब्वियसली। जब मैं क्रोमेटिन कहूँ तो आप लोग अपनी ज़बान में समझ जाओ कि मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर सारा ऐसे तारों की तरह इस तरह होकर पड़ा होता है, सारे क्रोमेटिन होता है, ठीक है। ये जो मेन सामान इसने संभाला होता है ये होता है। फिर उसके अलावा हम लोग पढ़ लेंगे इसका क्या नाम है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म तो पता नहीं स्पेलिंग ठीक है ना। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म तो देखा हुआ है ना। अगर मैं इसको और थोड़ा जूम आउट कर दूं तो ये इस तरह हो जाएगा कि ये बाहर सेल है, ठीक है, और ये इसके सेंटर में न्यूक्लियस है हमारे पास। तो यहाँ पर सारा साइटोप्लाज्म होता है। वो जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो जो सेल का अपना साइटोप्लाज्म होता है, उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म अलग होता है, वो सेल के लिए होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का प्लाज्मा आ गया, ठीक है। जिस तरह सेल का अपना एक फ्लूइड होता है, उस तरह न्यूक्लियस के अंदर भी अपना एक फ्लूइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और फिर उसके अलावा ये जो हम लोगों ने अभी क्रोमेटिन देखा था ना, क्रोमेटिन के अंदर ही एक स्पेसिफिक जगह होती है। क्रोमेटिन तो डीएनए होता है ना, तो डीएनए में एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे राइबोसोम्स का सारा ताल्लुक चल रहा होता है, उसको अभी इन डेप्थ पढ़ते हैं। बट वो जो एरिया होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। वो ज़रा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए वो ज़रा डेंस हो जाता है और वो न्यूक्लियोलस बन जाता है। तो ऐसे बस उसके अंदर न्यूक्लियोलस बन जाता है। थर्ड हम लोग जो चीज़ कवर करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी न्यूक्लियोलस। ऑलराइट, ओके, गिव मी अ मिनट। ओके, अब बिफोर वी स्टार्ट, ये जो जीन रेगुलेशन वाला फंक्शन है, ये मेरा फेवरेट फंक्शन है एक न्यूक्लियस का। मैं इसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये आगे समझने में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये बिलफर्स एक सेल है हमारा, ठीक है। बहुत गंदी सी ड्राइंग है, लेकिन समझ जाओ ये एक सेल है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। इस डीएनए में मेरी सारी बॉडी की एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो अगर मेरी कह लो स्किन में एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर जो डीएनए होगा उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मेरी स्किन का क्या कलर है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि उसके अंदर मेरी आई का क्या कलर है। तो अब वहाँ पे मेरी आई के कलर को स्किन ने करना क्या है, तो ये यही एग्जांपल हम लोग अगर आई के अंदर उठा लें, ठीक है। अब आई का हम लोग एक सेल ले लें और स्टमक की वॉल में हमारा सेल होता है, ठीक है। स्टमक की वॉल के सेल में हमारे पास स्टमक के एसिड्स बन रहे होते हैं,
और आई के सेल के अंदर हमारे पास यानी जो हमारा आई है उसकी सारे बनने की कोडिंग चल रही होती है। तो ये क्या किस्सा है कि डीएनए वही जो डीएनए मेरी आंख में, वही डीएनए मेरे स्टमक में, वही डीएनए मेरी स्किन में, बट यहाँ पे अलग फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे अलग फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे अलग फंक्शन कर रहा है, आई में अलग है, यहाँ स्टमक में अलग है। तो ये सारा सारा कंट्रोल कर रहा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किस फिनोमेना पे कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे पास जीन रेगुलेशन आ जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो डीएनए है ये डायरेक्ट कोई कमांड नहीं दे रहा होता। ठीक है, बिलफर्ज ये मेरे पास आ गया, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। ये मेरे पास आ गया बिलफर्ज डीएनए। ठीक है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना वो यानी जो हमारा आगे रीड करनी होती है बॉडी ने। ठीक है, राइबोसोम्स ने रीड करना होता है, फिलहाल दिमाग में ये रख लें। लेकिन जब आगे हैं इसे रीड करना होता है ना, तो ये डीएनए किसी को समझ में नहीं आते, ये समझ लो चाइनीज़ लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं सेल न्यूक्लियस के अंदर ही, डीएनए से हम लोग बना देते हैं आरएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है, देखें ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है। तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है और वही डीएनए कन्वर्ट हो जाता है आरएनए में, यानी चाइनीज़ से हम लोगों ने उसे कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश या उर्दू में, जो भी बॉडी को समझ आ रही है। ठीक है, ये जो आरएनए है ये हमारे पास एमआरएनए बन जाता है। आरएनए की हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़नी है, टी, आर और एम। उसके अंदर से एमआरएनए वो वाला आरएनए है जो हम लोगों ने डीएनए से बना लिया ट्रांसक्रिप्शन में, यानी कन्वर्ट कर लिया ताकि बॉडी उसे रीड करके हमारा जितने फंक्शंस हैं वो हो सकें। ठीक है, ये एमआरएनए हमारे पास बन गया। अब क्या होता है, एमआरएनए जो जीन रेगुलेशन है इसके अंदर बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना के रखना है कि ये जो एमआरएनए बना है ना, ये डीएनए तो पूरा का पूरा 2 मीटर का स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये इसके अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर से स्पेसिफिकली उन पार्ट्स का एमआरएनए बन गया जिसका हमारे उस पार्ट के साथ ताल्लुक है। जैसे अगर स्किन में है तो स्किन कलर के बारे में आरएनए बन गया, एमआरएनए बन गया। ठीक है, अगर आई के बारे में है, आई में है तो आई के बारे में बन गया। अगर हमारे पास पेट में है, स्टमक में है, तो स्टमक एसिड के बारे में बन गया। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक मैं वो कहूँगा एक झलक है इसकी कि जीन रेगुलेशन किस तरह से हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है। ठीक है, अब इसका हमारे पास आगे लाइक ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे लेक्चर को लेके चलने में। तो खैर वापस आते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ, आउटर मेम्ब्रेन को इन डेप्थ में पढ़ते हैं। ये जीन रेगुलेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझा दिया, इट वाज जस्ट टू शो के काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके दिमाग में इसका जस्ट डीएनए के साथ वो बैठा होता है कि यार न्यूक्लियस है तो डीएनए है, न्यूक्लियस है तो डीएनए, बट इट हैव मैनी मोर फंक्शंस टू फॉलो। तो हम लोग आ जाते हैं वापस स्ट्रक्चर पे, आउटर मेम्ब्रेन पे आते हैं। इसको बहुत शॉर्ट करके पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस नहीं है, जस्ट वो चीज़ दिमाग में बिठानी है जो कि आपके एमटीकैट में काम आ सकती हैं, या आपके जो है कह लो कि पेपर्स वगैरह, बोर्ड के पेपर्स वगैरह में काम आ सकती हैं, और आपके अपने जो दिमाग में कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करने में ये हेल्पफुल हो सकती है। तो आउटर मेम्ब्रेन टेक्निकली है क्या यार, जस्ट जो आउटर हमारे पास मेम्ब्रेन होती है उसी को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन दिमाग में रखनी है कि इसके ऊपर सारे के सारे हमारे पास लगे होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। जो आउटर मेम्ब्रेन है इस पर ऐसे ऐसे करके हमारे पास राइबोसोम्स लगे होते हैं। क्यों राइबोसोम्स लगे होते हैं, ये जैसे बिलफर्ज समझ लें कि ये इसका एक हमने ओपनिंग वो कर ली, इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनील है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे, वो इसके साथ कॉन्टीन्यूस लगा होता है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, जो मैंने अभी भी समझाया था जीन रेगुलेशन, वो इसलिए समझाया था कि ये बात समझ में आ जाए। जो एमआरएनए बना है, ठीक है, वो एमआरएनए यहाँ से बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये बिलफर्ज कह लो कि एक न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, यहाँ से वो एमआरएनए ऐसे ये बाहर निकल आएगा न्यूक्लियस से। ठीक है, ये जब बाहर निकलेगा ना तो इसने एमआरएनए में, मैंने क्या कहा था, एमआरएनए ने काम करना है। ठीक है, वो जो काम है ना उसने टेक्निकली वो प्रोटीन बनाना है। ठीक है, क्या बना, डीएनए से आरएनए बन गया, ये डीएनए उससे आरएनए बन गया, आरएनए ने प्रोटीन बना दिया, और ये जी कुल हमारा न्यूक्लियस का ये खुलासा है। ठीक है, यही सारा सारा चल रहा होता है। तो वो जो एमआरएनए बाहर निकला है उसने इस राइबोसोम्स के ऊपर से होते होते जाना, और यहाँ पे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ डायरेक्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। ठीक है,
तो इसने इसके ऊपर से होते हुए जाना है और इसने इसका सारा फंक्शन इसके ऊपर है, क्योंकि जो mRNA है उसको कौन रीड कर रहा है, राइबोसोम्स रीड करते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स किधर प्रेजेंट है, RER पे, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे, ये इसके ऊपर से गुजरता है तो इसको रीड कर रहा होता है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने एक दो बातें क्या दिमाग में रखनी है आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। एक तो ये कि इट इज़ कॉन्टीन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा हम लोगों ने इसके दिमाग में बिठा के रखना है कि इट हैव राइबोसोम्स अटैच ऑन इट। ऑलराइट, ये दो बातें हो गई। फिर इसके अलावा हम लोग आउटर मेम्ब्रेन, खैर आउटर मेम्ब्रेन के बारे में इतना भी बहुत है। इसके आगे हम लोग चलते हैं इनर मेम्ब्रेन की तरफ। यार 15 मिनट क्यों चुके यार, स्लो लगाऊँ मैं। ओके, इनर मेम्ब्रेन की तरफ आ जाएं तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास दो तीन चीज़ें हम लोगों ने जो इसकी स्पेसिफिकेशन याद रखनी है कि एक तो ये होता है कि इसको ना ज़रा स्क्रीन की तरफ लेके चलते हैं। मैं स्क्रीन को रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। तो किधर गया, ओके गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, ये आ गई हमारे पास स्क्रीन, ठीक है। इसके अंदर ये देख सकते हैं हम लोग, ये आउटर मेम्ब्रेन है, वही जो राइबोसोम्स वाली बात आ गई थी, ठीक है। फिर इसके अंदर ये हमारे पास आ गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये एक स्पेशलाइज्ड मैं कहूँगा एक प्रोटीन टाइप्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना, ठीक है। इसका काम इसको इनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करना भी आ जाता है, और इसके अलावा काफ़ी सारे इसके अंदर ज़रूरी फंक्शंस होते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर लेमिना के थ्रू कवर हो रहे होते हैं। तो वापस आते हैं अपने उसके ऊपर। मैं जस्ट ये न्यूक्लियर लेमिना दिखाना चाह रहा था, ठीक है। ओके, बैक टू द पेज। अब क्या होता है, न्यूक्लियर लेमिना का जस्ट काम हम लोगों ने देख लिया, वो सपोर्ट के अंदर काफ़ी काम आ रहा था, ठीक है। इसका जस्ट, लेकिन इसका काम जस्ट सपोर्ट के साथ नहीं होता। अगर मैं न्यूक्लियर लेमिना की कोई बात बता रहा हूँ ना, तो टेक्निकली जो इनर मेम्ब्रेन है उसका भी उसके साथ लिंक हम लोग बना सकते हैं। तो टेक्निकली इनर मेम्ब्रेन का भी वही काम है जो न्यूक्लियर लेमिना का है। तो अब न्यूक्लियर लेमिना पहली बात बनता किस चीज़ से, लेमन प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर। कौन से प्रोटीन आ जाते हैं, लेमन प्रोटीन्स, जिसके थ्रू न्यूक्लियर लेमिना बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो ये जो है सेल को उसकी शेप दे रहा होता है, ठीक है। तो सेल को शेप में हेल्प करता है, ठीक है, यानी सपोर्ट हम लोग कह सकते हैं। सॉरी, न्यूक्लियस माय बैड, न्यूक्लियस को, ठीक है। इसके अलावा ये दो तीन कामों में और भी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास आ जाती है। न्यूक्लियर लेमिना जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में कैसे हेल्प करता है, ये जो है जो डीएनए होता है हमारे पास वो अच्छा भला लंबा होता है, ठीक है, 2 मीटर का होता है और एक छोटे से सेल में होता है। तो उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना, वो अगर ऑर्गेनाइज नहीं करके रखेगा तो टेक्निकली टेंगल हो जाएगा वो, यानी कि जैसे एक लंबी सी रस्सी होती है उसको हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, वो सारी इस तरह टेंगल सी हो जाती है आपस में, वो गुच्छा सा बन जाता है। तो वो इस तरह से हो जाएगा, ज़ाहिर बात है हमारी सारी बॉडी का सत्यानाश हो जाना। तो इसको सही करके रखना लेमिना का काम होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है,